एक हिंदुस्तानी लड़का दुबई कमाने के लिए जाता है, वहां नौकरी करने के लिए जाता है, वेल्डिंग का काम करता है। जिस शेख के यहाँ रहता था, उस शेख के यहाँ बड़ी शिद्दत से काम कर रहा था। एक दिन की बात है, शेख एक दूसरी बीवी से शादी कर लेता है। पहली वाली को छोड़ दूसरी से शादी कर लेता है। फिर इसके बाद घर में उसकी पहली वाली जो बीवी थी अकेली हो जाती है। एक दिन उस शेख की पहली वाली बीवी इस लड़के को अपने पास बुलाती है और इसको अपने पास बिठा करके अपने प्यार का इजहार कर देती है। फिर इसके बाद हर रोज उस लड़के को अपने साथ लेकर के सोती थी। फिर इसके बाद एक दिन वह शेख जान जाता है। इन दोनों के साथ वह शेख जो करता है, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही रोचक कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहद पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है हैदराबाद से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम निजामुद्दीन होता है। निजामुद्दीन की पत्नी का नाम नाजिया शेख होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है। उसका नाम लोग बड़े लाड प्यार से और रुस्तम शेख रखते हैं। रुस्तम बड़ा ही होनहार था। रुस्तम बड़ा ही हृष्ट पुष्ट लड़का था, बड़ा ही खूबसूरत था। ये जो निजामुद्दीन जी थे, ये मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण, लालन पालन किया करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। ये जो रुस्तम है, अपने ही गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाया करता था। निजामुद्दीन जी अपने बच्चे को बड़े शिद्दत से पढ़ाते थे कि बच्चा कुछ काबिल हो जाएगा, हम लोगों की गरीबी कोसों दूर चली जाएगी। अभी महज उस बच्चे की उम्र 9 वर्ष थी। एक दिन की बात है, जिस झोपड़ी में लोग रहते थे, उस झोपड़ी में उनकी बीवी जो थी खाना बना रही थी और बाहर अपने बच्चे को लेकर के निजामुद्दीन चारपाई पर बैठी हुई थी। अचानक उनकी पत्नी पानी लेने के लिए चली जाती हैं। कुछ रोटियां बना करके उस झोपड़ी में रखी थी। तभी उस झोपड़ी में अचानक आग लग जाती है। आग की लपट बड़ी तेज होती है। निजामुद्दीन की नजर पड़ जाती है कि झोपड़ी में रोटी है। अगर रोटी को मैं बाहर निकाल लूंगा तो बच्चे को खाने के लिए मिल जाएगा, बच्चा खाएगा और दिन भर भूखा नहीं रहना पड़ेगा उसको। क्यों न उस रोटी को निकाल लूं, यही सोच करके दौड़ करके उस झोपड़ी में जाते हैं और उस रोटी को लेकर के बाहर निकलना चाहते हैं। इतने में आग की लपट इतनी जबरदस्त होती है कि निजामुद्दीन जी बुरी तरह से झुलस जाते हैं, लेकिन किसी तरह से बाहर आते हैं। जब बाहर आते हैं, बेहोश होकर के गिर जाते हैं। काफी झुलस चुके थे निजामुद्दीन जी। इतने में बाल्टी में पानी लेकर के नाजिया शेख वहां आ जाती हैं। निजामुद्दीन की पत्नी आ जाती हैं। जब देखती हैं उनका पति अधजला पड़ा है, दरवाजे पर गिरा है, दौड़ करके बाल्टी का पानी फेंक करके अपने पति के पास जाती हैं और अपने पति को जगाती हैं। फिर पानी से मुंह धोती हैं। थोड़ी होश आती है निजामुद्दीन को। फिर इसके बाद आनंद फानन में गांव भर के लोगों की मदद को लेकर के अपने पति निजामुद्दीन को नाजिया शेख अस्पताल में लेकर के जाती हैं और भर्ती कराती हैं। भर्ती कराने के बाद वहां उनका इलाज शुरू होता है। जब इलाज शुरू होता है तब पैसे की जरूरत पड़ने लगी। अब उनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि पति पहले मेहनत मजदूरी किया करते थे, अब मेहनत मजदूरी करने वाला कोई रहा नहीं। पैसे की जरूरत पड़ी। हितई नतई के लोगों से पैसा मांगी, कुछ लोगों ने मदद किया, पर और पैसे की जरूरत पड़ी। तब वे बिल्कुल हताश हो गई। सोचने लगी कि हे भगवान, अब पैसा कहां से आएगा। अपने खुदा को याद करती हैं, लेकिन कोई मददगार साबित नहीं होता है। कोई सामने नहीं आता है कि कोई उनका मदद कर सके। अब रोती बिलखती हुई नाजिया शेख अपने ही गांव के जमींदार के पास जाती हैं और उनसे रो रो करके सारा दुखड़ा सुनाती हैं और उनसे करीब करीब 1 लाख रुपए मांगती हैं।
वह जमींदार पैसा तो दे देता है, लेकिन कहता है कि जब तुम्हारे पति ठीक हो जाएं तब मुझे पैसा दे देना, अगर नहीं ठीक होते हैं तो भी मुझे 6 महीने बाद पैसा चाहिए तो चाहिए। वह नाजिया बात को मान जाती हैं, पैसा लेकर के चली जाती हैं। और उस पैसे का जमींदार से बात हुई थी कि उसका ब्याज जो होगा हर महीने चुकाना पड़ेगा। नाजिया बात को मान करके पैसा लेकर के आती हैं, पति का इलाज चालू कराती हैं। 1 हफ्ते तक उनके पति निजामुद्दीन का इलाज चलता है, लेकिन अपने पति को बचा नहीं पाई। पैसा खत्म हो गया। अब पैसा जब नहीं रहा तो इलाज के अभाव में उनके पति की हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है। जब पति की मौत हो जाती है, किसी तरह से पति के शव को लेकर के घर पर आती हैं। फिर इसके बाद जो मिट्टी संस्कार होता है, मिट्टी संस्कार करते हैं। फिर इसके बाद अपनी बच्चे के साथ घर पर रहने लगती हैं, लोगों के घरों में चूल्हा चौका करने लगती हैं और बच्चे का लालन पालन करने लगती हैं। धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, जो जमींदार इनको पैसा दिया था वह पैसा लेने के लिए नाजिया शेख के घर पर आता है, पैसा मांगता है। अब नाजिया जी रोने लगती हैं, पैर पकड़ लेती हैं, कहती हैं साहब अभी मेरे पास पैसा नहीं हो पाया, पति की मौत हो गई और कोई सहारा नहीं रहा कि मैं 2 पैसा किसी तरह से आपका जुटा करके चुका दूं। जब इतनी बात वह जमींदार सुनता है, जमींदार आग बबूला हो जाता है, कहता है मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए। काफी रिक्वेस्ट करती हैं, मिन्नतें करती हैं, रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं। तब जाकर के वह जमींदार मानता है, कहता है ठीक है मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन मुझे अगले महीने में पैसे जरूर चाहिए। अगर मुझे पैसा नहीं मिलेगा तब मैं तुम्हें यहां से, जिस घर में रहती हो, यहां से तुम्हें भगा दूंगा। इस सारी ये जो जमीन है सब अपने नाम करवा लूंगा, तुम्हें करना भी पड़ेगा और तुम्हें यहां से भाग जाना पड़ेगा। इतनी बात जब सुनती हैं, कहती हैं ठीक है साहब, जैसी आपकी इच्छा। अब वह जमींदार अपने घर चला जाता है। इधर धीरे धीरे समय बीत रहा था, पैसा जुट नहीं पाता है। परेशान हो जाती है नाजिया शेख, काफी चिंतित रहने लगी। करीब करीब 20 से 25 दिन जाते जाते इतनी चिंतातुर हो जाती हैं कि उनकी भी मौत हो जाती है। पैसा की जो पैसे की चिंता थी, वही चिंता इनको ले डूबी, उनको समझ लीजिए कि मौत के मुंह में ढकेल दी। उनकी जब मौत हो जाती है तब हितई नतई के लोग इकट्ठा होते हैं, गांव घर के लोग इकट्ठा होते हैं। नाजिया का मिट्टी संस्कार होता है। फिर इसके बाद जो उनका बेटा था रुस्तम, उसको रुस्तम की खाला थी, वही अपने घर लेकर के चली जाती हैं, वही उनका लालन पालन करने लगती हैं। रुस्तम अपने खाला के घर रह करके वही रहता है, पढ़ता है। फिर इसके बाद जब करीब करीब इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया तो वहीं रह करके वेल्डिंग का काम सीखता है। वेल्डिंग का काम सीखते सीखते काफी निपुण हो जाता है। करीब करीब 1 वर्ष तक काम सीखता है। फिर इसके बाद एक दिन उस लड़के पर, रुस्तम पर नजर वहीं के एक व्यक्ति पर पड़ती है। वह व्यक्ति दुबई में नौकरी करता था। जब रुस्तम को देखा, उसकी कहानी को तो पहले जान चुका था रुस्तम के खाला के माध्यम से, उस व्यक्ति के दिल में दया आ जाती है। वह कहता है कि रुस्तम तुम दुबई कमाने के लिए चलोगे? रुस्तम कहता है कि हाँ मैं जरूर चलूंगा, मेरा इस दुनिया में कोई रहा नहीं खाला के सिवा, तो क्यों न मैं चलूं दुबई, 2 पैसा कमाऊं, अपने खाला को पैसा भेजूं, खाला की जो गरीबी है ये भी दूर हो जाएगी। मैं अपने माता पिता की गरीबी को दूर नहीं कर पाया तो क्यों न अपने खाला की गरीबी को दूर करूं। अब वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है तुम अपना पासपोर्ट बनवा लो, मैं एक शेख से बात करूंगा और तुम्हें दुबई भेज दूंगा, तुम दुबई चले जाना और शेख के यहाँ नौकरी करना। जब इतनी बात वो लड़का सुनता है, कहता है ठीक है। कुछ ही दिन में रुस्तम अपना पासपोर्ट बनवा लेता है। फिर पासपोर्ट बनवाने के बाद उस व्यक्ति से मिलता है। अब वह व्यक्ति दुबई के एक शेख से बात करता है। शेख से बात करने के बाद वह शेख राजी हो जाता है। शेख कहता है ठीक है मैं वीजा भेज रहा हूं और उस बंदे को हमारे यहाँ भेज देना। कुछ ही दिन में वह शेख वीजा तैयार कराता है। तैयार कराने के बाद वीजा को भेज देता है। अब जो व्यक्ति
रुस्तम से बात किया था, वह व्यक्ति ला करके वीजा रुस्तम के हाथ पर देता है। फिर इसके बाद अब रुस्तम जिस दिन दुबई के लिए रवाना होना चाहता था, उसी दिन वह व्यक्ति रुस्तम को अपने कार में बिठा करके एयरपोर्ट पर लेकर के जाता है। एयरपोर्ट पर जाने के बाद फ्लाइट के जरिए रुस्तम दुबई के लिए रवाना होता है। अब वह व्यक्ति बात करता है उस शेख से, जिस शेख से बात किया था, फोन से बात करके कहता है कि हमारा बंदा अब आपके यहाँ जाने के लिए रवाना हो चुका है फ्लाइट के जरिए, आप अपने एयरपोर्ट पर उसको रिसीव कर लेना। इतनी बात कह करके फिर वहां से एयरपोर्ट से यह व्यक्ति अपने घर चला आता है। अब कुछ ही देर में रुस्तम दुबई के एयरपोर्ट पर उतरता है। दुबई के एयरपोर्ट पर जब उतरता है, वही शेख वहां हाजिर था। अब उस शेख से जाकर के रुस्तम मिलता है। फिर इसके बाद शेख रुस्तम को अपने कार में बिठाता है। कार में बिठाने के बाद अपने घर लेकर के जाता है। घर लेकर के जाने के बाद अपनी कंपनी में लेकर के जाता है और कंपनी में दिखाता है। वेल्डिंग का काम जो था, वेल्डिंग का काम सीखा था, वही काम उसको वहां करना था। मोटर मैकेनिक का काम भी वहां होता था और वेल्डिंग का भी काम चलता था। वेल्डिंग का काम अब वहीं रह करके रुस्तम करने लगता है और उससे के यहाँ बड़ी शिद्दत से काम करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। ये रुस्तम अच्छा पैसा कमाने लगा। अच्छा पैसा कमाते कमाते पैसा अपने खाला के घर भेजता था। खाला भी प्रसन्न रहती थी और ये रुस्तम भी हंसी खुशी से वहां नौकरी कर रहा था। जो शेख था, शेख रुस्तम को खूब मानता था क्योंकि रुस्तम बड़ी शिद्दत से काम करता था। धीरे धीरे 1 वर्ष का समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, ये जो शेख था अपनी पहली वाली पत्नी को घर पर छोड़ करके एक नई नवेली लड़की से शादी करके अमेरिका चला जाता है। अमेरिका जाकर के उस लड़की के साथ रंगरलियां मनाता है और इस पहली वाली जो पत्नी थी शेख की, इसको घर पर छोड़ देता है। इसको कहता है कि यहाँ जितनी कंपनी है, कंपनियों को तुम संभालो, देख रेख करो। जब इतनी बात वह मालकिन सुनती है, शेख की पहली वाली बीबी, शेख तो चला गया था और इस मालकिन को पता नहीं था कि शेख दूसरी शादी कर लिया है और उसी लड़की के साथ अमेरिका जा रहा है। उसको कुछ भी पता नहीं था। बाद में उसको पता चल भी जाता है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह शेख अमेरिका जाकर के उस दूसरी वाली पत्नी के साथ रहने लगा, अयाशियां करने लगा। इधर धीरे धीरे 2 वर्ष का समय बीत जाता है। जब 2 वर्ष का समय बीत जाता है, एक दिन की बात है, ये जो मालकिन थी इसका नाम था आफिया अलकाद। यह मालकिन अपनी कंपनी में, जिस कंपनी में ये वेल्डिंग का काम करता था रुस्तम, वहीं पहुंचती है। देखती है कि रुस्तम एक बेंच पर बैठा है। बेंच पर बैठ करके अपने पर्स से एक तस्वीर निकालता है। उस तस्वीर में 2 लोगों की तस्वीर थी, ज्वाइंट तस्वीर थी। एक तरफ उसकी माँ थी, एक तरफ उसके पिता थे, अब्बू थे, एक तरफ अम्मी थी। अपने अब्बू अम्मी की तस्वीर को रुस्तम देख करके रो रहा था। इतने में उस आफिया अलकात की नजर पड़ जाती है। दौड़ करके वहां जाती है, जाकर के पूछती है कि रुस्तम तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं बताता वह रुस्तम। कहता है कुछ नहीं, आंसू पोंछ करके फिर अपना काम जो था काम करने के लिए चला जाता है। लेकिन वह मालकिन पीछे पड़ जाती है। जाते कहती है रुस्तम प्रॉब्लम क्या है, अपनी समस्या बताओ, हो न हो मैं उस समस्या का समाधान कर सकूं। रुस्तम कहता है कि मैडम आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। तब वह पूछती है आफिया कि आखिर बात क्या है जिस समस्या का समाधान मैं नहीं कर सकती। तब रो रो करके रुस्तम सारी बात बताता है। जब सारी बात बताता है तब वह आफिया दया से भरपूर हो जाती है, भर जाती है और रुस्तम को अपने साथ लेती है, अपने घर आती है। अपने घर आने के बाद अपने बेड पर बैठाती है और उसके बदन को सहलाने लगती है। कहती है रुस्तम जो कुछ तुम कहानी बताए हो बड़ा बुरा हुआ, तुम एक काम करो, अब तुम हमारे साथ हमारे घर रहो और हमारा मालिक बनकर के रहो। तुम्हें अब काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
रुस्तम बेहद खूबसूरत था, शरीर से इतना जबरदस्त था, उसके शरीर को देख करके ऐसा लगता था कि यह कोई पहलवान है, ऐसी उसकी बॉडी थी, शक्ल सूरत में एकदम खूबसूरत था। वह आफिया कहती है कि अब तुम यहीं रहो और तुम मेरा मालिक बन करके रहो। जब इतनी बात सुनता है, वह रुस्तम कहता है कि मालकिन आप कैसी बात कर रही हैं? वह मालकिन कहती है आफिया कि हाँ, मैं ठीक कह रही हूं, अब तुम मेरा पति बन जाओ, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत कर रही हूं, तुम मुझे बड़े अच्छे लग रहे हो। मेरा पति जो है, मेरा शेख, वो दूसरी लड़की से शादी करके इस वक्त अमेरिका में अयाशियां कर रहा है, और मेरी भी अंदरूनी इच्छा है कि मैं भी अपने पति के साथ संबंध बनाऊं, फिजिकल रिलेशन बनाऊं, लेकिन मेरा पति मुझे छोड़ करके चला गया है। तुम मेरा साथ दो और मेरे साथ रहो, मैं तुमसे शादी करूंगी, अब अपने पति को छोड़ दूंगी। जब इतनी बात सुनता है, रुस्तम डरने लगता, कहता कि मैडम ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरी मालकिन हैं, आप मेरी मालकिन बनकर के रहो, मैं आपका नौकर हूं, मैं नौकर के जैसा रहूं, बस यही हम लोगों का रिश्ता है और इससे आगे नहीं कुछ हो सकता। अब वो जो आफिया थी रोने लगती है, रो करके कहती कि रुस्तम तुम हमारे अंदरूनी आग को शांत करो और तुम मेरे साथ शादी करो। मेरा पति मुझे छोड़ गया है और मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। काफी बहलाने फुसलाने के बाद वह रुस्तम मान जाता है। वह जो आफिया थी बहलाने में पास हो जाती है, बहला फुसला लेती है। फिर इसके बाद अब हर रोज रुस्तम को आफिया अपने साथ लेकर के सोती थी, बिस्तर गर्म करती थी, संबंध बनाती थी, फिजिकल रिलेशन बनाती थी और खूब मजे करती थी। ऐसे ही करीब करीब 1 वर्ष का समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, जो शेख था उसको जानकारी हो जाती है कि हमारी बीवी जो आफिया है वह रुस्तम के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है और उससे शादी करना चाहती है। अब अमेरिका से ही वह शेख फोन करता है और आफिया से कहता है कि आफिया क्या मैं जो सुन रहा हूं वे सत्य है? आफिया दिल खोल करके बोल देती है हाँ, सब कुछ सत्य है, मैं रुस्तम के साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाती हूं, उसके साथ शादी करूंगी। आप मुझे छोड़ करके यहां से चले गए तो क्या आपने मुझे जानकारी दी? आप दूसरी लड़की के साथ शादी करके अयाशियां कर रहे हैं, मेरी इच्छा की पूर्ति कौन करेगा? मेरी भी तो कुछ दिली तमन्ना है। जब इतनी बात वह शेख सुनता है, कहता है ठीक है, तुम तब मजे में रहो, जब तुम्हारी दिली तमन्ना है तो उस लड़के के साथ तुम रहो और मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं और तुम उस लड़के से शादी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम शादी कर लो। अब मैं इस जो दूसरी वाली बीबी से शादी किया हूं, अब मैं इसके साथ रहूंगा और इसके साथ मैं खुश भी हूं। तुम अब रुस्तम के साथ अगर रहना चाहती हो तो रह सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। कुछ ही दिन बाद मैं घर पर आऊंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम उससे शादी कर लेना। फिर इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से वह शेख आता है, घर आता है, आफिया को तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद आफिया को कुछ पैसे भी देता है, एक आध कंपनी भी दे देता है कि आफिया अपना गुजर बसर रुस्तम के साथ अच्छे ढंग से करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। आफिया अपने जो शेख था उसकी बात को मान भी जाती है और फिर इसके बाद वहीं की कोर्ट में रुस्तम से शादी कर लेती है। रुस्तम से शादी करके एक अलग आशियाना बना करके रुस्तम के साथ रहने लगती है। रुस्तम उस आफिया के साथ रहने लगता है। अब रुस्तम एक बार आफिया से कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं, जाऊं अपने घर घूम टहल के आऊं। तब वो आफिया कहती कि घर पर है कौन, कि किससे मिलने जाओगे? वह रुस्तम कहता है कि मैं अपने खाला से मिलने जाऊंगा, खाला मुझे पाल पोस करके बड़ी की, एक बार उससे मिलाऊं, फिर आऊंगा तो यहाँ की नागरिकता लेकर के यहीं रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, यदा कदा अपने खाला से मिलने जाया करूंगा। वह आफिया छूट दे देती है, जाता है। रुस्तम अपने खाला से मिल करके फिर घर पर यहाँ फिर उस जो आफिया थी आफिया के साथ रहने लगता है। फिर उसके बाद दुबई की नागरिकता ले लेता है और उसी के साथ हंसी खुशी से जीवन वहीं बिताने लगता है। बस आज की कहानी इतना तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं रमेश कुमार चौबे, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं
अनुज कुमार त्रिपाठी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सरोज कुमार राय ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। महानंदा जी ये हरियाणा के रहने वाले हैं। और ब्रोजेंद्र सिंह ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी बिजनौर के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।